हेलो स्टूडेंट्स, टिल नाउ अभी तक हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन नहीं क्या वी हैव डिस्कस्ड empirical formula and limiting reagent in last video. Okay, now we will discuss about the concentration. ठीक है, तो जब हम concentration की बात करते हैं उससे पहले हम टर्म देखते हैं स्टोइशियोमेट्री। क्या स्टोइशियोमेट्री? देखो, जब हम स्टोइशियोमेट्री की बात करते हैं तो बेसिकली ये समझ लो किस चीज की बात है। जैसे हमने लिखा सपोज H2 plus O2 gives you H2O. If I am writing H2 plus O2 gives you H2O. ठीक है, अब अगर हमसे बोला जाए इसको बैलेंस करो, we will write here 2 और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया। ठीक है, तो अब जब हम स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट जब हम स्टोइशियोमेट्री की बात करते हैं तो बेसिकली स्टोइशियोमेट्री हमें क्या बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स वी आर यूजिंग एंड हाउ मच प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। जैसे कि यहाँ पे हमें पता H2 क्या है, ये तो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ कितना है कुछ नहीं है तो 1 और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो कोई भी कंपाउंड है ना, जैसे A लिखा है, जो यहाँ पे लगा होता है नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका A से मतलब रिएक्टेंट से पहले से इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, H2 का 2 है। H2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, ऑक्सीजन का कितना है 1 है, और यहाँ वाटर का भी कितना है 2 है। तो ये हमारा क्या होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब ये हमें क्या क्या बता सकता है, देखो 2 मोल्स ऑफ H2 या फिर 1 मोल ऑफ O2। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसी की तरीके से हम क्या बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 2 मोल्स भी कह सकते हैं इसको हम, या फिर 2 वॉल्यूम भी कह सकते हैं, या फिर 2 मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, किससे पता चलता है हम कितना लेके चल रहे हैं रिएक्टेंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें पता चलता है कि हम कोई भी रिएक्टेंट कितना लेके चल रहे हैं। ठीक है, सपोज ये अगर मोल्स वाइज काउंट करोगे तो इसके 2 मोल्स हैं तो इसके 1 मोल है, अगर आप वॉल्यूम वाइज काउंट करना चाहते हैं तो इसका 2 वॉल्यूम है तो इसका 1 वॉल्यूम है, अगर आपको मॉलिक्यूल्स वाइज काउंट करना है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसका 1 मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो हमें बताता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमें बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम या फिर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारे पास हैं किसी भी रिएक्शन में। तो बेसिकली स्टोइशियोमेट्री क्या बताता है हमें, डेटा ट्रेस करने में हेल्प करता है। क्या डेटा, कि कौन सी चीज, कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा प्रोडक्ट आपका कितना यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, जो हमारा जो भी मिक्स, कोई भी दो चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, याद रखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके हमें क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, अच्छा अब सॉल्वेंट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में वो केवल एक होता है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि नींबू पानी बना रहे हैं तो वाटर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, वो क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। अब आप थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, तो ये जो 3 चीजें हो गई ये आपकी क्या हो गई सॉल्यूट, और एक आपका क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। ठीक है,
तो अब इसमें हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं। जैसे कि कंसंट्रेशन क्या, अब मान लो आपका कोई भी आपका सॉल्यूशन है, उसमें शुगर ज्यादा है, ठीक है, शुगर ज्यादा है, इसका मतलब शुगर कंसंट्रेशन क्या है, हाई, ठीक है, शुगर कम है मतलब शुगर कंसंट्रेशन क्या है, लो, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन हाई है, कम है तो कंसंट्रेशन कम है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मास परसेंटेज, किसकी, मास परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मास परसेंटेज, ठीक है। तो अब जब हमें मास परसेंटेज निकालना होता है, क्या निकालना होता है, मास परसेंटेज निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, देखो, और परसेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास, अपॉन में टोटल मास इनटू 100, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास इनटू 100। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लेके चलते हैं, मान लो H2O, ठीक, ये क्या है आपका H2O। अब इसमें बोला फाइंड मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब H2O का मास, टोटल मास कितना है आपका H2O का, 18, ठीक, और इसमें हाइड्रोजन कितना है आपका 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 बाय टोटल मास कितना है H2O का 18, 2 बाय 18 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 16 बाय 18 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज निकल आता है। कोई भी कंपाउंड में आपको निकालना है तो आपका इस तरीके से निकल आएगा। अब सपोज CaCO3 है, मान लो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कितना होता है आपका 40, 12 और 16 इंटू 3 48, ठीक है। अच्छा, इसको टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा 40 बाय टोटल मास कितना है 100 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12 बाय 100 इंटू 100, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितना हो जाएगा 48 बाय 100 इंटू 100। तो इस तरीके से हमारा तीनों का मास परसेंटेज निकल आएगा। ये तो आपका एक हो गया कंपाउंड के फॉर्म में। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या, in a solvent of, या फिर नहीं, ये मान लो 20 ग्राम ऑफ NaCl is mixed in 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपसे बोला जाए इसमें NaCl का मास परसेंट निकालो, ठीक है। तो NaCl का मास कितना है 20, वाटर का मास कितना है 100, तो परसेंटेज ऑफ NaCl कितना हो जाएगा 20 अपॉन में टोटल मास कितना हो गया दोनों का मिला के 20 प्लस 100 कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ वाटर निकालनी है तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 100 बाय 120 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं मास परसेंट निकाल लेते हैं, इस तरीके से हम लोग मास परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मास परसेंटेज, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला कंसंट्रेशन जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन। द सेकंड वन व्हिच वी यूज इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सेकंड वन हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं x, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ क्या
क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट जिसका तुम्हें निकालना है उसका, अपॉन में सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या, जिससे आपका सॉल्यूशन बना है। सपोज एक सॉल्यूशन है, ये देख लेते हैं। सपोज एक सॉल्यूशन है जो किससे बना है, ए बी और सी, तीन कंपोनेंट है उसमें, ए है, बी है और सी है। एक सॉल्यूशन हमारा उसमें तीन कंपोनेंट में ए बी और सी। ठीक है, अच्छा इसमें जो ए के नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, Na, बी के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, Nb, और सी के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, Nc। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज XA, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a का XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, A, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में सबका सम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B, XB क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ C, XC ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। तो इस तरीके से हमारा मोल फ्रैक्शन निकल आता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A है तो उसका मोल फ्रैक्शन A का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में सारे नंबर ऑफ मोल्स के सम। ठीक है, अच्छा मोल फ्रैक्शन आपका कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका लेस देन 1 आना चाहिए, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है दैट मींस यू आर डूइंग सम मिस्टेक। ठीक है, तो अब देखो जैसे तीन कंपोनेंट हैं, अब तीन कंपोनेंट इसका मोल फ्रैक्शन XA, XB, XC। ठीक, अच्छा तीनों के मोल फ्रैक्शन को अगर सम कर दो तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो XA प्लस XB प्लस XC क्या हो जाएगा, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस XB की जगह क्या आ जाएगा, Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस XC की जगह क्या आ जाएगा, Nc डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो Na प्लस Nb प्लस Nc, यही एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब व्हाट वी गॉट टू नो इज XA प्लस XB प्लस XC क्या आया, 1 आया। तो सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा जनरली हमारे साथ क्या होगा कि दो ही कंपोनेंट हमारे पास होंगे, जैसे तो तीन हो गए, ये क्या होंगे, दो ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो एक जनरली मान लो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। क्या है, एक आपका क्या है, सॉल्यूट है, एक हमारा क्या है, सॉल्यूट है एंड द अदर इज सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा सॉल्यूट को 2 बोल दो और सॉल्वेंट को 1 बोल दो, सॉल्वेंट को 1 बोल दो। ठीक है, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, N1, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक ही सॉल्यूट है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज H2 क्या हो जाएगा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, X1। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, अब हमें पता है दोनों का सम क्या आना चाहिए, 1, तो X1 प्लस X2 क्या आएगा, 1 आएगा। तो X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 और X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। तो अगर आपको किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इफ यू नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, जब दो कंपोनेंट होंगे बस, ठीक है, 3 है तो तीनों का सम 1 होगा, क्योंकि 2 है तो ये दोनों
ऐड होके क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। तो अगर x2 निकालोगे तो 1 माइनस x1 हो जाएगा, x1 निकालोगे तो 1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी मोल फ्रैक्शन होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। मोल फ्रैक्शन कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा अब हम अगली क्वांटिटी की बात करते हैं जो कि क्या है, मोलैरिटी। इसकी बात करते हैं, मोलैरिटी की बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बेसिकली क्या होता है, अब ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, एक पहले मोलैरिटी देन वी विल डिस्कस मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है, ये क्या होता है, क्या नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। क्या मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m। क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, n अपॉन में v। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी हमारी क्या हो गई, मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो गई, मोल पर लीटर। ठीक, अच्छा ये तो हो गई हमारी मोलैरिटी की बात। अब थोड़ी सी इसमें डिस्कशन क्या करना है हमको कि टेम्परेचर से मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ता है। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट्स द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो, अब अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे वाटर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ा। अब ये वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मोलैरिटी कम होती जाएगी। अब सिमिलरली, अब अगर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इफ यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर तो वॉल्यूम भी कम होगा, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर मोलैरिटी विल डिक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर मोलैरिटी विल इंक्रीज। ठीक, अच्छा अब मान लो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, ठीक है, तो आपका m इज इक्वल टू n अपॉन में v है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या है, m इंटू v। ठीक, अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोलैरिटी और वॉल्यूम बदलेंगे, मोलैरिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा, तो मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा। तो मान लो T1 पे आपका n इज इक्वल टू क्या आया, m1v1। अब आपने टेम्परेचर अगर T2 कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू T2 पे आपका n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2v2। ऐसे ही T3 पे आपका n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m3v3। तो तीनों ही का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नंबर पर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल फिक्स आएगा, तीनों दोनों हर बार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी n के बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी n के बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी n के बराबर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, जैसे ये आपका एक मान लो आई एम रीडिंग दिस वन, है ना, सपोज ये आपका एक सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्वेंट है,
ठीक है। इसमें सॉल्वेंट कितना है आपका, कितना भी हो आपका, उसका वॉल्यूम कितना है, सपोज 10 है, 10 लीटर है, ठीक। इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, n है, वो आपने n है, मतलब 2 मोल्स है, क्या है, 2 मोल्स है, ठीक है। अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे, है ना, बट वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, जगह ज्यादा घेरेगा, तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो अब m into v n है, अगर आपने ये फिक्स रखा है तो टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा n ही आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल, फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या हो जाएगा, m1 v1 is equal to m2 v2 is equal to m3 v3 and so on, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी, ठीक। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ये तो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन देखिए कैसा होगा, जैसे कि क्या, इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH are present in 500 ml of water, 500 ml of water, तो क्या है आपका, फाइंड मोलैरिटी, क्या फाइंड करो आप, मोलैरिटी फाइंड करो। तो पहले आपका क्या है, ये 4 ग्राम है, तो पहले आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो पहले हम ले लेंगे NaOH, कितना हो जाएगा 23 + 16 + 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 40 ग्राम। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है 4 अपॉन में मोलर मास कितना आया 40, तो कितना हो गया 0.1 मोल, ठीक। अच्छा, अब वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो इसको लीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 500/1000 लीटर, तो ये 0 0 0 0 कट गया, तो कितना है 0.5 लीटर हमारा वॉल्यूम। अब हम मोलैरिटी निकाल लेंगे, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन में 0.5, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/5, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी 0.2 मोल पर लीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 m भी लिख सकते हैं, ठीक है 0.2 m, ठीक है। ये हमारी क्या निकल आई मोलैरिटी। फिर से देख लो, 4 ग्राम ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर, तो NaOH हमें दिया हुआ है 4 ग्राम, तो मोलर मास हमने निकाल लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 4 अपॉन में 40, वॉल्यूम 500 ml था, ठीक है, तो वॉल्यूम 500 ml था, तो 500/1000 लीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.5, तो मोलैरिटी ये हो गई। अच्छा, अब जैसे कि क्या, जैसे लिखा है 0.2 m, अब देखो 0.2 m का मतलब क्या है, अगर लिखा हुआ है 0.2 कैपिटल M ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या होता है कि 0.2 moles of NaOH are present in 1 liter of solution, ठीक है। 0.2 m लिखा है, इसका मतलब 0.2 moles of NaOH are present in 1 liter of solution, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ओके। नाउ अगला जो कंसंट्रेशन है दैट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी था, ये मोलैरिटी है। ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, solution नहीं है, ध्यान देना, ये number of moles of solute present in
1 kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नॉट सॉल्यूशन, इट इज सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं आपके सॉल्यूट के? तो बेसिकली मोलैलिटी स्मॉल है, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा n अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, n अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें इन केजी, ये याद रखना इन केजी, ठीक। अब देखो टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोलैलिटी, मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से मास में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मोलैलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी। अच्छा एक अगर हमने बोला 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब उसकी मोलैरिटी क्या है? 1, मोलैरिटी क्या है? 1। अगर हमने बोला 1 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब उसकी मोलैलिटी 1 है, मोलैलिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा अब सॉल्वेंट क्या होता है हमें पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। क्या होता है हमारा? सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट का मास अगर निकालना है तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए Figure 2.1 न्यूमेरिकल एक हम कर लेंगे और समझ में आ जाएगा। कैसे देख लेते हैं। अच्छा मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, सपोज एक सॉल्यूशन है, वी आर हैविंग वन सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी कितनी है? 1.25। कितनी डेंसिटी है? 1.25, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी हमारी कितनी है? एक सॉल्यूशन है जिसकी हमारी डेंसिटी कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। उसमें हमने 3m NaOH ले लिया है, 3m ऑफ NaOH लिया है, 3m ऑफ NaOH लिया, ये कैपिटल M है, 3m ऑफ NaOH लिया है। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी लिखा। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लो। क्या? लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर, ठीक। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी सॉल्यूशन की? 1.25, मास अपॉन में वॉल्यूम कितना लिया? 1 लीटर, मतलब कि कितना? 1000 ml। तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। तो मास कितना हो गया? 1.25 into 1000, तो 1250 ग्राम। अच्छा ये किसका मास है? सॉल्यूशन का। किसका मास है ये? सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि हमें किसकी डेंसिटी दी हुई थी? सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई थी। सॉल्यूशन हमने 1, तो ये क्या आ गया आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक। अच्छा अब हमने सॉल्यूशन 1 लीटर माना है, मोलैरिटी कितनी है? 3, मोलैरिटी कितनी है? 3। अब हमें पता है m इज इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन में वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है? 3 इज इक्वल टू n अपॉन में वॉल्यूम कितना लिया है? 1 लीटर, 1। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 3। NaOH के मोल्स कितने आ गए? 3।
3 मोल्स ऑफ NaOH। तो अब NaOH का भी मास निकाल लो भाई। तो NaOH का हमें मास निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए कितने हैं, 3 है। 3 गिवन मास निकालना है हमें, मोलर मास कितना होता है 40। तो गिवन मास कितना हो गया 3 into 40 कितना हो गया 120 ग्राम, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया, इस केस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3। अच्छा, अब हमें मास पता चल गया, ये किसका मास हो गया, ये क्या है सॉल्यूट। अब हमें मोलैलिटी निकालनी। तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास हमें पता है और हमें सॉल्यूट का मास पता है। तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, देखो ऐसे देख लो पहले, क्या मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट के मास को उधर ले जाओ, तो इसका मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250 माइनस 120, ठीक है, माइनस 120। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1130 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट 1130 ग्राम आ गया। तो अब मोलैलिटी क्या हो जाएगी आपकी, मोलैलिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 3 अपॉन में, ये ग्राम में मास है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे। तो जब 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.13, तो डिवाइड बाय 1.13, ये हमारी क्या आ गई मोलैलिटी आ गई, ठीक है। एक बार और देख लो, इसमें क्वेश्चन में क्या था, द क्वेश्चन वाज सेइंग वी आर हैविंग द सॉल्यूशन of density 1.25 gram per ml, okay, and we are having 3 m of NaOH. to find the molarity of the solution. So first of all what we done is we assume that हमने ये माना कि जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ठीक, दैट इज 1000 ml। उससे हमें क्या पता चल जाएगा भाई, आप 2 लीटर मानना चाहो तो 2 लीटर भी मान सकते हो भाई। अगर मैं यहाँ पे 2 लीटर मान लेता, जैसे आपने बोला सर आपने 1 क्यों माना, इजी रहता है। अगर हम 2 लीटर मान लेते तो उस हिसाब से इसका मास निकलता है 2 से, फिर ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है 6 हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा क्या मानो जब भी 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना 1000 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, ठीक, तो आपका 1000 ml। तो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास आपका आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये किसकी डेंसिटी थी सॉल्यूशन की, तो ये मास भी किसका हुआ सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा ये आ गया, ठीक। अब मोलैलिटी हमें पता थी, वॉल्यूम हमने 1 लीटर ले लिया था, हमें पता है m = n अपॉन में v होता है। तो m कितना है 3 और v कितना है 1, तो n निकल आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके मोल्स निकल आए 3 आ गए, ठीक। अच्छा, अब 3 मोल्स है तो इसका मास निकाल लोगे भाई, सॉल्यूट का मास भी तो चाहिए ना हमें, क्यों चाहिए, क्योंकि फिर सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस करके, इसीलिए सॉल्यूट का मास निकाल लो। m = क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास, m कितना है हमारा 3 है, 3 = गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना होता है 40, तो गिवन मास आ गया 120, ठीक। अब हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दिया। सॉल्यूशन का मास कितना था 1250, उसमें से हमने 120 माइनस कर दिया, 120 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो क्या आ गया आपका 1130।
इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड करके 1.13 केजी, यूनिट जरूर लगाना, ठीक है, 1.13 केजी। तो आपकी मोलैलिटी क्या हो गई 3, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारी क्या हो गई मोलैलिटी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का खत्म होता है, ठीक है। नाउ वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ओके।